प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 9 के पाठ 1 हमारी जीवन रेखा पर चर्चा करूंगी। यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है और आज हम लोग इस भाग में जानेंगे वनों को फेफड़ा क्यों कहा जाता है, किस प्रकार वन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाते हैं, पर्यावरण में वनों का क्या योगदान है। साथ ही हम लोग विश्व उष्णता मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारणों और उसके निदान पर भी चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग पहला बिंदु वनों को फेफड़ा क्यों कहा जाता है इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, फेफड़े हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाकर रखते हैं। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधे जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। जंतु इसी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं और श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं। पौधे इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लेते हैं। इस प्रकार पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जिस ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जंतु उसी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं और जंतु जिस कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया के बाद छोड़ते हैं, पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेते हैं। इस प्रकार पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। बच्चों, आप लोग जानते हैं वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। लीद और पद चिन्हों के आधार पर वन अधिकारियों को पता चल जाता है कि जंतुओं की संख्या कितनी है और अभी उनका आवास वन के किस क्षेत्र में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में वनों का कितना योगदान है। वृक्ष अपनी जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प मुक्त करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। वृक्षों की जड़ें जल को अवशोषित करती हैं और वृक्ष अधिक जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में निर्मुक्त कर देते हैं। इस तरह वृक्ष जल चक्र में सहायता करते हैं। बच्चों, आप लोग जल चक्र के बारे में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। वृक्षों से निकला हुआ जलवाष्प या सूर्य की गर्मी से समुद्रों या नदियों का जल जो वाष्पित होता है, ये सभी वाष्प मिल करके बादल का निर्माण करते हैं और बादल वर्षा के रूप में बरस जाते हैं, जिससे कि जल पुनः नदियों, तालाबों या भूमिगत जल के रूप में जमीन के नीचे चला जाता है। वृक्ष फिर उसी भूमिगत जल को अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार जल एक रूप से दूसरे रूप में एक चक्र के जैसा चलता रहता है और इसे ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। वन केवल पौधों और जंतुओं का ही नहीं बल्कि अनेक मानव समुदायों का भी आवास है। बहुत सारी जनजातियां जंगलों में निवास करती हैं। ये लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन,
आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं। ये अपनी सारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही, जंगलों पर ही निर्भर करते हैं। वन वितान की सबसे ऊपरी परत, जिसे कैनोपी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं, यह वर्षा की बूंदों को छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर देती है। इस कारण अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तने से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीरे धीरे गिरता है। तेज वर्षा होने पर भी जल बहुत तेजी से सब जमीन पर नहीं गिरता है, बल्कि वन वितान कैनोपी के कारण यह बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। इस कारण वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत कुछ गीली हो जाती है। यह जो परत है यह गीली हो जाती है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं देता। जिस तरह बहुत अधिक वर्षा होने पर हमारे गांव या शहरों में जगह जगह जल जम जाता है या भर जाता है, जल का जमाव हो जाता है। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती है। यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरेगा, मतलब सीधे जमीन पर गिरेगा और यह आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी पर उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों की जड़ें सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखती हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, लेकिन वृक्षों की अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपर्दन हो जाता है। यहाँ भी आप लोग बच्चों देख रहे हैं, जहां तक वृक्ष लगे हुए हैं वहां तक की मृदा वर्षा जल के साथ नहीं बही है, लेकिन जिस जमीन पर वृक्ष नहीं थे वहां की मृदा वर्षा जल के साथ बह गई, जिसे हम लोग मृदा का अपरदन कहते हैं। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष वहां से गुजरने वाले वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। साथ ही ये अधिक वर्षा होने में भी मदद करते हैं। इसीलिए सड़कों के किनारे वृक्षों को लगाना चाहिए। ये वृक्ष छाया भी देते हैं और वातावरण के तापमान को कम भी करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सड़कों के दोनों तरफ घने जंगल हैं, तो सड़कों पर छाया भी है और यहाँ का तापमान भी बहुत कम रहेगा। साथ ही यहाँ वाहनों का शोर भी कम हो जाता है। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और यह विश्व उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण होगा। पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को ही विश्व तापन अथवा विश्व उष्णन कहा जाता है। पृथ्वी के गर्म होने से ध्रुवों पर जमी बर्फ और हिमनद पिघलने लगते हैं। ये हिमनद पिघलकर पानी बनते हैं, जिससे कि समुद्रों में जल का स्तर बढ़ जाता है और जो शहर समुद्र के तट पर स्थित है उनके जलमग्न होने का खतरा, जल में डूबने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, जो कि समुद्र के किनारे थी, अब यह जल में पूरी तरह से मग्न हो चुकी है। द्वारिका शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है।
कम तापमान पर रहने वाले जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हिमनद टूट टूट कर गिरता है और समुद्र के जल स्तर को बढ़ा देता है। ये सभी कुप्रभाव गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से उत्पन्न हुए हैं। 1895 के बाद से साल 2000 को सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया। पृथ्वी के तापमान के लगातार बढ़ने के कारण रेगिस्तान का विस्तार होने की संभावना बढ़ गई है। बच्चों आप लोग जानते हैं, जहां पर अभी थार का मरुस्थल है, वहां पर बादशाह अकबर शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। और शिकार कहां पर खेला जाता है? जंगलों में। जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है। मतलब राजस्थान में जहां थार मरुस्थल है, वहां पर अकबर के जमाने में घने जंगल हुआ करते थे। पृथ्वी के तापमान के लगातार बढ़ने के कारण अब वहां के घने जंगल खत्म हो गए हैं और वहां पर सिर्फ बालू ही बालू, रेत ही रेत नजर आती है। ग्लोबल वार्मिंग के अधिक बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन परत कमजोर होती जा रही है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 1979 में यह ओजोन परत में छिद्र जो है यह बहुत कम था। 87 में यह बढ़ा, 2006 में यह और ज्यादा बढ़ा और 2011 में इस छिद्र में कितनी ज्यादा वृद्धि हो गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से रोक सकते हैं। इसके लिए CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा या रोकना होगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें फ्रिज, AC या इस तरह के डिओड्रेंट या परफ्यूम, जिन्हें दबाकर छोड़ने पर ये फुहारे के रूप में निकलते हैं, इनसे उत्पन्न होते हैं। तो हमें फ्रिज, AC या इस तरह से एरोसोल के इस्तेमाल को कम करना होगा। वाहनों से निकलने वाले धुएं के प्रभाव को कम करना होगा। तो इसके लिए हमें अपने प्रदूषण के नियमों को सख्त बनाना होगा। वाहनों की सही ट्यूनिंग हमेशा कराती रहनी होगी। उद्योगों के धुएं पर भी रोक लगानी होगी। जैसा कि आप लोग बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देता है। पेड़ों की कटाई रोकनी होगी। जंगलों के संरक्षण पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें जंगलों को बचाना होगा, साथ ही साथ नए जंगल भी लगाने होंगे। मतलब अधिक से अधिक संख्या में वृक्षों को लगाना होगा। अक्षय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन बिजली के उत्पादन पर भी ध्यान देना होगा। इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, हमारी धरती को गर्म होने से बचा सकते हैं। बच्चों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यदि वन नष्ट हो गए तो पेड़ और पौधों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि जंगली जीव अपने आवास के लिए और अपने भोजन के लिए जंगलों पर ही निर्भर करते हैं। तो जंगलों के कम होने के कारण झारखंड के सोनाहातू, अनगढ़ा, बुंडू आदि प्रखंडों में हाथी ग्रामीण इलाकों में आकर काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, इसीलिए इन प्रखंडों में हाथी अब गांव में घुस जा रहे हैं और जान माल की काफी क्षति हो रही है। पेड़ों की अनुपस्थिति में मिट्टी जल को नहीं बांध पाती है और यह बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण है।
जनजातियों की जीवनचर्या भी प्रभावित होती है। वर्षा की मात्रा में भी कमी हो जाती है और वर्षा की मात्रा में कमी हमारी कृषि को किस प्रकार प्रभावित करती है, यह आप लोग चित्र में देख रहे हैं। तो बच्चों, आज इस भाग में हम लोग इतना ही जानेंगे और इस पाठ के अगले वीडियो में हम लोग वन संरक्षण और जंगलों में आग पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।